एक माँ अगर अपने बच्चे से बेइंतहा प्यार करे पर बच्चे को ही ना पता हो कि ये मेरी माँ है, तो उस माँ पर क्या गुजरेगी? क्या उसको अंत में अपनी बेटी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? इसी कहानी के ट्विस्ट के साथ इस कहानी को अंत तक देखें। ममता जो 22 साल की शादीशुदा औरत है, वो अपनी माँ आशा और अपने पिता सोहन के साथ रहती है। माता पिता के साथ इसलिए रहती है क्योंकि ममता का विहान से झगड़ा हो गया है, जो उसके पति हैं, तो वो अलग रहती है। दूसरी तरफ ममता की बेटी अन्नी जो 8 साल की है, वो बचपन से अपनी दादी के साथ रहती है और उसका मानना है कि उसकी दादी ही उसकी माँ है। ममता अब अपने माँ बाप से भी दूर रहना चाहती है। उसे लास्ट सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया था, पर अब वो अपनी बेटी अन्नी के साथ कनाडा भाग जाना चाहती है। पर प्रॉब्लम यह है कि अन्नी को पासपोर्ट लेने के लिए अपनी दादी माँ के सिग्नेचर चाहिए। 8 साल की अन्नी को बहुत बुरे सपने आते हैं। वो सो नहीं पाती है, रातों रातों तक चिल्लाती है, रोती है, और रोते रोते जब वो बहुत देर तक रोती रहती है तो अन्नी को उसकी दादी माँ आशा चुप करवाती है, क्योंकि अन्नी का संसार उसकी दादी माँ है। ममता के पिता सोहन पाइप बनाते हैं और उनका उसी का बिजनेस है। आशा अन्नी से उतना ही प्यार करती है जितनी नफरत वो ममता से करती है। एक दिन अन्नी का स्कूल में एनुअल फंक्शन था, तो आशा अन्नी को स्टेज पर देखकर बहुत खुश होती है। यहाँ ममता स्कूल में जाकर बैक स्टेज के पीछे से अपनी माँ को बताए बिना अन्नी को लेकर भाग जाती है। आशा अन्नी को हर जगह ढूंढती है, कई लोगों से पूछती है कि आपने मेरी बेटी को देखा? वो कोई जवाब नहीं देते। आशा को अपनी पोती के बारे में जब कोई जवाब नहीं मिल पाता तो आशा पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। इधर अन्नी अपनी माँ ममता के पास है, वो उसे ट्रेन में बिठाकर दूसरे शहर लेकर जाती है। पहले पहले अन्नी बहुत खुश हो जाती है। ममता अपनी बेटी को झूला झुलाती है, वो खुश है। पर अन्नी को दादी माँ की याद आने लग जाती है। वो पूछती है, दीदी मम्मा कहाँ है? तो ममता कहती है, चुप, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, तुम्हारी माँ हूँ, और आशा तुम्हारी दादी है, ये तुमको समझना चाहिए। अब अन्नी पूछती है कि मेरे पापा? इधर आशा का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। वो पूछती है, उसे लगता है कि पक्का अन्नी को ममता लेकर गई है, क्योंकि ममता ने कई बार धमकियां दी है कि किसी दिन मैं अपनी बेटी को लेकर जाऊंगी तुमसे बहुत दूर, क्योंकि ये मेरा हक है और मुझे लगता है कि एक माँ के साथ एक बेटी को होना चाहिए, ना कि दादी माँ को। इधर ममता पहली बार अन्नी को अपने पिता विहान के घर लेकर जाती है। विहान पहले थोड़ा असहज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता है कि वो उस मूवमेंट को कैसे रिएक्ट करे। अन्नी अपने पिता के घर जाती है तो वहां बहुत सारे टेडी बियर हैं। अन्नी बहुत खुश हो जाती है वो टेडी बियर देखकर। वो खेलते खेलते सो जाती है। अचानक आशा का फोन आता है। वो पहले सोचता है और फिर फोन कट कर देता है। इतने में ममता विहान अपने पुराने दिनों को याद करते हैं कि वो तब कितने खुश थे। इतने में अन्नी नींद में अपने पिता विहान का हाथ पकड़ लेती है। विहान पिता होने के नाते हाथ छुड़ा नहीं पाता है। वो जल्दी जल्दी से बाहर आ जाता है और बहुत दुखी होता है। अंदर ममता अन्नी के साथ बहुत कंफर्टेबल होती है। दूसरी तरफ ममता अपनी माँ आशा को फोन बूथ पर जाकर कॉल करती है, कुछ शर्तों के साथ, जैसे उसे माँ के रूप में पहचान मिले। इधर विहान अन्नी के साथ बातचीत करता है और वो दोनों सही तरह से हंसते खेलते हैं, अपनी बात शेयर करने लगते हैं। ममता इधर फोन पर कहती है कि तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया है, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है। आज मेरी बेटी मुझे बहन समझती है। ममता बहुत गुस्से में है। वो घर आती है और अन्नी उठी हुई है। अन्नी पूछती है, तुम कहाँ थी ममता? ममता को लगता है कि ये मुझे बहन क्यों बोल रही है। ममता कहती है कि मुझे माँ बोलो। वो कहती, नहीं, मैं तुम्हें ममता बोलूंगी, प्लीज अन्नी माँ बोलो। ममता और ममता माँ शब्द सुनने के लिए रो पड़ती है। इधर विहान परेशान है। ममता बहुत रोती है और विहान भी, कि कैसे उनका परिवार टूट गया और कैसे आज उसकी बेटी अपनी माँ को बहन बोल रही है, जबकि पैदा उसने किया। ये मेरी लड़की है। उसकी दादी माँ ने कितना कचरा भरा है इस छोटी सी बच्ची के अंदर। इधर आशा अभी भी बहुत परेशान है कि अन्नी कैसी होगी, क्या कर रही होगी, सोई होगी या नहीं। और इतने में इधर अन्नी फिर से सपने में चिल्लाने लग जाती है और उसे बुरे सपने आने लग जाते हैं। वो रोती है, वो बड़ी मुश्किल से चुप होती है। अन्नी के सोने के बाद ममता और विहान अन्नी के फ्यूचर को लेकर बातें करते हैं कि कैसे ये सब सही होगा, कैसे हम इस जंजाल से बाहर निकल पाएंगे और अपनी बेटी अन्नी को बेहतर जीवन दे पाएंगे। यहाँ पर विहान ममता को एक राय देता है कि कैसे उसे दोबारा दादी के पास भेज दिया जाना चाहिए, क्योंकि अन्नी के एग्जाम है
और वो अगर एग्जाम नहीं देगी तो वो 1 साल और पीछे हो जाएगी। विहान घर जाने के लिए एक लाल वैन लेकर आता है, पर इधर ममता घर से निकल चुकी है, उसे किसी पर भी विश्वास नहीं है। दूसरी तरफ ममता आशा को कॉल करती है, मतलब अपनी माँ को, ये कहकर कि वो अब्रॉड जा रही है अन्नी के साथ और वो हमेशा कनाडा में ही रहेगी। इस पर आशा कहती है रो कर कि प्लीज नहीं, तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लेना, अन्नी से मिलना हो हर फ्राइडे सैटरडे तुम मिल लेना और उसके साथ वक्त बिता लेना, और मैं यहां तक दावा करती हूं कि मेरे मरने के बाद अन्नी तुम्हारी होगी, पर अभी नहीं। ममता कुछ भी नहीं सुनती है। ममता कहती है कि मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं अपनी बेटी को कनाडा लेकर जा रही हूं कल, और फोन कट कर देती है। अगले दिन आशा और विहान ममता को ढूंढने लग जाते हैं। काफी जगहों पर वो ढूंढते हैं पर नहीं मिलती है। दूसरी तरफ ममता अन्नी को लेकर कई जगहों पर जाती है और वो एक पुल के पास भी है जब उसको लाल वैन दिखाई देती है। विहान जब अपनी गाड़ी पास करता है एक पुल से तो उसको अपना टेडी बियर दिखता है। टेडी बियर दिखने पर विहान को लगता है कि शायद ममता और अन्नी यहाँ वहां होंगी, पर वो उन्हें ढूंढता है, उन्हें कहीं भी नहीं मिलते वो दोनों। दूसरी तरफ ममता भाग भाग कर अपनी बेटी को लेकर रेलवे स्टेशन आती है। वो रेलवे स्टेशन वाले से पूछती है कि यहाँ पर कोई जल्द से जल्द कोई ट्रेन मिलेगी। वो बोलती है कि नहीं, यहाँ पर अभी कोई ट्रेन नहीं है और कम से कम 2 घंटे लगेंगे। यहाँ पर वो फिर निराश हो जाती है कि शायद अगर आशा यहाँ पर आ जाएगी तो मेरी बेटी मुझसे छीन लेगी, और होता भी ऐसे ही है। भागते भागते आशा रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है और वो पूछती है कि एक छोटी लड़की देखी है आपने, चश्मे वाली, उसके साथ एक छोटी बच्ची भी है। पर इतने में अन्नी आशा को देख लेती है, वो भागकर उसके गले मिलती है। ममता देखते ही रह जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। ट्रेन आती है, ममता भागकर ट्रेन में चढ़ जाती है। ट्रेन चल पड़ती है। अन्नी ट्रेन के पीछे पीछे भागती है और ट्रेन चलती रहती है। अन्नी ट्रेन देखती रहती है। शायद अन्नी को पता चल चुका है कि ममता मेरी माँ है, पर माँ अब बहुत दूर चली जाती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आप लोगों को क्रिस्टोफ किस्लोवस्की की डेकालॉग 7 कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।